लेकिन कलाकारी की दुनिया में बड़ा खूबसूरत नाम है उनका। वह एक कलाकार तो है लेकिन बहुत अच्छे इंसान हैं, ऑर्गेनाइज़र है, उनका खुद का ग्रुप है सारेगामापा। सारेगामा है कि सारेगामापा है? सारेगामा, जी जी जी, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। सारेगामापा वो रियलिटी शो भी आता है ना, इस वजह से। तो मैं परिचय करवा दूँ, राजू व्यास जी है मेरे साथ, सेंट्रल इंडिया के इकलौते ऐसे ऑर्गेनाइज़र। हालांकि इन्होंने शुरुआत की थी अपनी जीवन की सिंगर के रूप में, लेकिन बाद में बहुत खूबसूरत मौके आते गए और ये एंकर भी बन गए। लेकिन एंकर ऐसे वैसे नहीं, बहुत खूबसूरत मन संचालन करते थे, ऑर्गेनाइज़र बने। लेकिन मुकेश चंद्र माथुर साहब के गीतों को गाकर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। मुकेश जी को अपना आदर्श मानते हैं। हालांकि वो सभी गीतों को बखूबी गाते हैं, लेकिन उनकी जो पहली चॉइस है, पहली पसंद है, वो है मुकेश चंद्र माथुर साहब। तो राजू भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर, एजे खान कुछ किस्से अनसुने में। आज कुछ अनसुने किस्से सुनने आया हूँ आपसे। बिल्कुल ज़रूर। सबसे पहले मैं हमारे एजाज़ खान साहब का यहाँ पर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो नागपुर शहर में सभी बड़े बड़े अच्छे अच्छे कलाकारों का इंटरव्यू ले रहे हैं, और इस माध्यम से जितने भी नौजवान साथी हैं या आने वाले कलाकार हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा इन्होंने एक ज़रिया चुना है कि कलाकारों ने किस तरह से मेहनत करके अपना प्लेटफॉर्म बनाया। ये सबसे बड़ी बात है। वैसे मुझे भी, मैं जब छोटा था तब मुझे गाने का बड़ा शौक़ था जी। और मेरी जो शुरुआत हुई हमारे मतलब बड़कत चौक में, जहाँ मैं रहता हूँ, पिटकर गली में जी, वहाँ एक म्यूज़िकल विनर्स में एक हेल्पर लड़का जाया करता था, अनिल सातपुते। अच्छा। अब वो हमारे बीच नहीं है, स्वर्गीय है वो। जी। कुछ दिनों पहले, यानी कोरोना के पहले उसकी डेथ हो गई। अच्छा। तो वो म्यूज़िकल विनर्स में जाया करता था। तो मैंने उससे कहा कि यार मुझे ऑर्केस्ट्रा में जाना है गाने के लिए। तो उसने मेरे लिए बात की थी हफीज़ भाई से। अच्छा। कि अभी अभी एक नया ऑर्केस्ट्रा शुरू हुआ है, हफीज़ ऑर्केस्ट्रा। तो उसमें राजू भाई मैं बात करता हूँ। तो इस तरह से मैं ऑर्केस्ट्रा में, मतलब पहला कदम जो मेरा पड़ा, उसके पीछे मेरा जो मित्र है स्वर्गीय अनिल सातपुते, अच्छा, इसका सबसे बड़ा हाथ। देखिए, यहाँ पर मैं आपकी दोस्ती काम आई हूँ। ने एक दोस्त ने आपकी भावनाओं को समझा और आपको मन में तो था, लेकिन एक वहाँ आपको सपोर्ट मिला उसका, और उसके माध्यम से आप एक ग्रुप में गए, ज्वाइन किया। जी जी जी। जब मैं हफीज़ भाई से, मुझे अनिल सातपुते ने मिलाया जी, तो हफीज़ भाई का कहना यही था कि आपको सबसे पहले हमारे यहाँ कुछ काम करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट स्टेज ऐसा मिलेगा नहीं। तो मैंने एज अ हेल्पर 3 से 4 साल हफीज़ ऑर्केस्ट्रा में काम किया, और उसके बाद बड़े मुश्किल से एक गाना मिला करता था। और वो भी जैसे शो शुरू होता है, पब्लिक आने की है, तब मुझे एक पहला ही गाना दिया जाता था। जब पब्लिक आने की भी रहती थी, 15-20-25 लोग बैठे हुए, राजू भाई शुरू कर दो, राजू भाई आप शुरू करो। और स्टेज डेयरिंग के हिसाब से जी जी उन लोगों ने पहला ही गाना मुझे दिया, और इस तरह से मेरी, मतलब इस फील्ड में शुरुआत हुई जी। तो दोस्तों, फिर एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से रुक गया था। राजू जी, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको 4, यानी कि शुरुआत में, तो जैसे कि मैंने कहा कि एक गाना मिला करता था, और शौक़ ऐसा लगा कि म्यूज़िकल विनर्स बड़कत चौक पे हमेशा प्रोग्राम किया करता था। अशोका पुलपी के सामने विजय कीर्तने साहब का ये ग्रुप था, और उस समय में उस ग्रुप में सारे दिग्गज गायक कलाकार सिंगर थे। जिस तरह से मोरेश्वर जी निस्ताने, नागपुर शहर का एक बड़ा नाम, हफीज़ भाई भी उसी ग्रुप में थे, विजया येटे थी अच्छा ग्रुप में, एक भावना करके। हफीज़ भाई भी विनर्स में ही गाते थे पहले। हाँ, उनकी शुरुआत भी जो हुई वो म्यूज़िकल विनर्स से हुई। तो इस तरह से इनको सुना करता था। और आपको तो मालूम है कि पहले जब ऑर्केस्ट्रा देखने जाते थे या फिल्म देखने जाते थे, मंडल में गणपति हो या नवरात्रि हो,
तो अपन बोरे बिछा के बिठा करते जी जी जी, अपने अपने घर से लाते थे। बोरा बिछा के मैं सबको बुलाता था, जल्दी आओ प्रोग्राम शुरू हो रहा है। तो वो दौर था ऑर्केस्ट्रा का भी। उस दौर में मैं इनको देखता था और सोचता था दिल ही दिल में कि ये मेरा भाई होता तो अच्छा होता, ये मेरी बहन होती तो अच्छा होता, मुझे भी चांस मिलता। और उस दौर में जैसे विनोद पुरोहित जी एक बहुत अच्छे मिमिक्री आर्टिस्ट थे, रवि सबड़ साहब बहुत अच्छे, किशोर कुमार साहब के सिंगर थे, एक तरफा नाम हुआ करता था। और इनको देख देख के काफ़ी मन में यानी उत्साह होता था कि मैं भी गाऊँ, मैं भी एक अच्छा सिंगर बनूं। तो शुरुआत में मैंने ये मेरे यहाँ जब चाय पीने आते थे सभी कलाकार। अच्छा, आपकी दुकान थी? हाँ, मेरी होटल थी और टी स्टॉल भी था। तो अच्छा। टी स्टॉल हमारे मामा जी चलाते थे। अच्छा अच्छा। तो मैं मेरे मामा जी को बोलता था कि इतने बड़े बड़े कलाकार अपने आते हैं तो मेरे लिए भी बात करो। उस दौर में मुझे अच्छे से याद है कि अब नाम तो मुझे नहीं मालूम वो कौन से कलाकार थे म्यूजिकल विनर्स में, लेकिन उन्होंने कहा था बेटा इसमें बहुत ज़्यादा लाइफ नहीं है, आप कुछ और अलग कुछ करो। लेकिन कहते हैं ना कि जो मन में इच्छा ठान लेता है व्यक्ति वो छूट नहीं पाती। वो नहीं छूट पाती। लेकिन मेरी इच्छा नहीं, मुझे सिंगर ही बनना है। तो मेरे मामा ने बात भी किया था कि भाई आप मेरे भांजे को भी ले लो ऑर्केस्ट्रा में। तो वो उस समय में कुछ हुआ नहीं, लेकिन फिर मैंने जैसे कि बताया कि अनिल सातपुते, इसके वजह से मैं इस फील्ड में आया और हाफिज़ ऑर्केस्ट्रा से मेरी शुरुआत हुई। एज ए हेल्पर मैंने 3-4 साल काम किया। फिर लगातार गाने आप किससे गाते थे उस समय? गाने, हाँ ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं सबसे पहले मुझे शौक था किशोर कुमार साहब के। अच्छा, किशोर दा के गाने गाते थे? हाँ, और किशोर दा के गाने में गाता था। और उस समय मुझे अच्छे से याद है मेरा लंगोटी यार बंडू पदम, अच्छा, जिसका एक अच्छा नाम है जी बिल्कुल। वो जैसे मुझे सिंगर बनने की इच्छा थी, उसको साउंड इंजीनियर बनने की बड़ी इच्छा थी। और उस दौर में जैसे हमने फिल्म आनंद देखी, बाबू शाह, हाँ बाबू शाह वाली, और उसमें जो रिकॉर्डिंग होती थी जो उन्होंने एक डायलॉग बोला था, जी जी, वो आपको अच्छे से याद है जी हमारे एजाज भाई को। वो डायलॉग मैं चाहूंगा कि एजाज भाई आप पहले बताएं। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है जहाँ पर। तो वो जो रिकॉर्डिंग होती है और आखिरी में वो रील टूट जाती है। तो इस तरह का सिस्टम उस दौर में एक हमारे बाबा पदम जो है नागपुर शहर के बहुत अच्छे लाइट इंजीनियर है, लाइट इफेक्ट के लिए बहुत जाने जाते थे। तो उनके साथ एक काम करता था बाबा भाऊ, लाइटिंग का काम करते थे, मुश्ताक भाई करके थे, वो ये साउंड चलाते थे। तो ये जो सिस्टम था उस पीरियड में हम देख चुके थे बचपन में। अच्छा। और यही सिस्टम लेकर बंडू पदम बैठा करता था और मुझे बोलता था यार राजू तू गा, मैं ऑपरेट करूँगा। तो इस तरह से हम उस समय में हम प्रैक्टिकल कर चुके थे सारी चीज़ें। तो उस दौर में मुझे किशोर कुमार साहब के गाने बहुत अच्छे लगते थे। और जैसे कि मैंने वो उस दौर में मुझे गाना पसंद था सुरमा मेरा निराला। अच्छा, हर कोई ये गाना हो गया, चलते चलते मेरी गीत याद रखना, ये गाने हम गाते थे। और वो दौर तो ऐसा था कि जब चितारोली में बंडू पदम के पिताजी एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, तो उनका पदम आर्ट करके शॉप था, उनके शॉप में बैठ के हम ये रिकॉर्डिंग किया करते थे। और जैसा भी टूटा फूटा गाते थे 2-4-5 लोग तो जमा हो ही जाते थे कि यार आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो इस तरह से काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद इस फील्ड में कदम रख पाए। फिर जैसे कि मैंने कहा हाफिज़ भाई के यहाँ गए, फिर वहाँ पे हाफिज़ भाई के यहाँ जाने के बाद हाफिज़ ऑर्केस्ट्रा भी इतना दमदार ग्रुप उस समय में था, जिससे उसमें बड़े बड़े दिग्गज कलाकार, पूरा टीम, धुरंधर मानमटकर जी, प्रकाश चौहान, प्रकाश खंडाले जी, अशोक ठौरे जी, दिलीप दुबे जी, यानी मैं बता नहीं सकता इतने दिग्गज कलाकार। और वहाँ गाना एक मेरे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, यानी ऐसा लग रहा था कि मैं कितने चैलेंज भी होगा, अपॉर्चुनिटी के साथ चैलेंज भी रहा होगा। तो उस दौर में मैंने हाफिज़ भाई से कहा कि हाफिज़ भाई मैं किशोर कुमार साहब के गाने गाता हूँ। तो उन्होंने कहा यार किशोर कुमार साहब के सिंगर तो बहुत है, मुकेश जी के सिंगर नागपुर शहर में बहुत कम है। अच्छा। तो आप एक काम करो, आप मुकेश जी के गानों की प्रैक्टिस करो, क्योंकि किशोर कुमार साहब उस समय में श्री हरि बख्शी थे, साजिद कुरैशी साहब थे, भाले राव जी थे, और काफ़ी इकबाल भाई करके गाते थे और बहुत मशहूर उस समय में
काफ़ी अच्छे अच्छे कलाकार थे। तो मुकेश जी का एकदम गाने बोलो तो अभी एकदम दर्दीले गीतों के बेताज बादशाह। हालांकि उन्हें रोमांटिक गीत भी बहुत गाए हैं, रोमांटिक गीत गाए, फनी लेकिन सबसे ज़्यादा मुकेश जी ने सैड सॉन्ग गाए हैं। सैड सॉन्ग गाए। और उसकी पहचान तो उन्हीं की सैड सॉन्ग से। हाँ, बस तो उनकी जो पहचान है तो वो केवल और केवल दर्द भरे गीत। तो मुझे एकदम आश्चर्य हुआ कि एकदम किशोर कुमार साहब उछल कूद के गाने वाले सिंगर और एक अभी मुकेश जी के गाने में कैसे गाऊंगा। तो उस समय में फिर जैसे तैसे मैंने कोशिश किया, और मुझे अच्छे से याद है कि मैंने पहला गाना जब स्टेज पे गाया था तो मैंने गाया था दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, क्या तेरे मन में समाई। और इस गाने को जब गाया तो उस समय में डॉक्टर महेश तिवारी जो है नागपुर शहर के सुप्रसिद्ध मन संचालन जो करते हैं उद्घोषक, उन्होंने मुझे कहा कि नहीं राजू, बोले तू गा, मैं तेरे को अच्छे से प्रेजेंट करूँगा। और महेश भाई की एक बात बहुत अच्छी थी खान साहब, क्योंकि आप भी एक एंकर है, तो वो इतनी तारीफ करते थे नए कलाकारों की। अब मुझे तो गाना इतना आता नहीं था, लेकिन जो प्रेजेंट करने का उनका तरीका था, जो प्रस्तुत करते थे कलाकार को, तो वो उनके कहने पर ही तालियां बज जाती थी। अच्छा, गाना तो दूर, आने के पहले ताली बज जाती, लेकिन वो इतना अच्छे से पेश करते थे कलाकारों को कि उनका वाकई में उनका हौसला बढ़ जाता था। और गाने के पहले ही मतलब ताली बज जाती थी तो उसको ऐसा लगता था कलाकार को कि वाह क्या बात है। तो इस तरह से मतलब प्रस्तुत करते थे महेश तिवारी। और ऐसे कई ऐसे कलाकार हैं जिनका मैं यहाँ पे नाम ज़रूर लूँगा, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से आज मैं जो कुछ हूँ, बस यही मेरे सब आदर्श है और यही सब इनके मार्गदर्शन में आज भी अपन काम कर रहे हैं। ये तो आपकी पर्सनल जिंदगी के बारे में बात होगी, ऐसे कलाकार कैसे बने, अचीवमेंट क्या कर रहे हैं आप? अचीवमेंट तो ऐसा है कि बस उसके बाद मुकेश जी के गाने की शुरुआत की, और धीरे धीरे जैसे लोग लिखते हैं कि वॉइस ऑफ मुकेश, वॉइस ऑफ मोहम्मद रफ़ी, वॉइस ऑफ किशोर कुमार, तो मुझे लगता है कि ये सब अपन ने नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि हम लोग ढंग से उनको कॉपी भी नहीं कर पाते। तो हम मुकेश जी बनने से दूर है, रफ़ी साहब बनने से सिर्फ कोशिश करते भाई उनके गाने गीतों को कोशिश करते हैं और अपने आवाज़ में गाते हैं जी। इसलिए हम ये तो नहीं बोल सकते कि हम वॉइस ऑफ मुकेश है जी जी जी, या वॉइस ऑफ किशोर कुमार है या जो भी है। एक लोगों का एक थिंकिंग है, उनको लगता है कि यार इसकी आवाज़ किशोर कुमार साहब से मिलती है तो वो नाम रख देते हैं। वो एक्चुअल सब वो साइकोलॉजिकल है सर, साइकोलॉजिकल, या उनको लगता है कि राजू भाई की आवाज़ में सामने वाले ने आपको प्रेजेंट कर दिया कि भाई जो बंदा आ रहा है उसकी हुबहू आवाज़ आप किशोर कुमार साहब से मिलती जुलती है, तो लोग इमेज बना लेते दिमाग में, कल्पना कर लेते, और कल्पना करते तो फिर उनको ऐसा महसूस भी होता है कि नहीं किशोर कुमार जैसी ही आवाज़ है। ये एक साइकोलॉजी है। उस दौर में खान साहब एक बात और अच्छी थी कि देखो उस समय में मोबाइल थे नहीं, लैंडलाइन फोन थे जी, दूसरी बात अपने पास गाड़ी थी नहीं, साइकिल थी। तो साइकिल से मैं उस दौर में मतलब मुझे अच्छे से याद है कि जैसे मुझे मुकेश जी के लिए जैसा बोला गया जी, तो उस दौर में एक बड़ा नाम नागपुर शहर का सरदार जसविंदर सिंह जी जी जी, इनका नाम बहुत चलता था, अनिल शुक्लवाल जी, किशोर दुरंगी साहब, यानी जिनको मैं जानता, राजा दुर्ने जी, हाँ राजा दुर्ने जी, तो इनका नाम मैंने उस समय में बहुत सुना था। तो सरदार जसविंदर सिंह साहब का जहाँ पे भी प्रोग्राम रहता था, यानी कि योगेश ठक्कर में हुआ करते थे जी, सरदार जसविंदर सिंह, हाँ उस समय तो जैसे आप हाफिज में हैं तो आप हाफिज में ही रहोगे बिल्कुल। और उस समय में ऐसा था कि पर्टिकुलर जिस ग्रुप का आर्टिस्ट है वो वहीं रहेगा। अच्छा, यानी हाफिज ऑर्केस्ट्रा। तो कभी ऐसी दिक्कत नहीं आई कि बोले मन नहीं हुआ कि बोले अभी यार वो जबरदस्त प्रोग्राम होते हैं योगेश ठाकर के या कादर भाई के, नहीं होता था, वहाँ जाना चाहिए? बिल्कुल होता था, लेकिन तो बॉन्डिंग रहती कि लिखा पढ़ी कर लेते थे क्या पहले? नहीं, लिखा पढ़ी तो नहीं थी, लेकिन वो दौर ऐसा था कि वो फिक्स हुआ करते थे आर्टिस्ट। और उस समय में एक कंपटीशन भी चला करती थी कि यार हाफिज ऑर्केस्ट्रा मंडल में है तो मंडल वाला कभी हाफिज ऑर्केस्ट्रा, योगेश ठक्कर, म्यूजिकल विनर्स, इनमें कंपटीशन भी हुआ करती थी। अच्छा, कौन सा अच्छा होगा। तो एक लोगों की अपनी एक सोच बन गई थी कि नहीं यार मुझे हाफिज भाई के साथ ही अच्छा लगता है, या योगेश भाई के साथ ही अच्छा लगता है, विनर्स में ही अच्छा लगता है। तो लोग अपने सोच के हिसाब से उस ग्रुप में ज्वाइन हुआ करते थे। फिर भी जब हाफिज ऑर्केस्ट्रा में मैं था तो उस समय में शांति कुमार करके तबला प्लेयर थे, शांति कुमार, एक बहुत अच्छा किस्सा है। तो शांति कुमार जी ये जो है ये हमारे नागपुर शहर के प्लेबैक सिंगर M.A. कादर साहब, इनके यहाँ पर तबला बजाया करते थे। अच्छा, तो उस समय में लोगों को ऐसा लगता था जैसा हाफिज भाई है
मोरेश्वर जी मिस्ताने है, चाहे म्यूजिकल विनर्स हो, इनको लगता था कि मेरे साथ शांति कुमार जी ने तबला बजाना बजाना चाहिए। चाहिए, एक इच्छा हुआ करती थी। हाँ लेकिन जैसे कि आपने कहा कि बॉन्ड, तो बॉन्ड भी हुआ करता था कि भाई मेरा कलाकार उधर नहीं जाना जी। चाहिए या इसका, लेकिन पर डर रहता था ना। डर रहता था। लेकिन उस समय में मुझे अच्छे से याद है कि मैं शांति कुमार जी के यहाँ गया कि यार एक शो में हमारे साथ भी आओ। फिर शांति कुमार जी कादर भाई से परमिशन लेके फिर आते थे। तो ये एक अच्छा दौर था कि नहीं, एक रिस्पेक्ट हुआ करता था कि नहीं, मैं कादर भाई बोलेंगे तो मैं जाऊंगा अच्छा, पूछ के, पूछ के। तो अगर उन्हें नहीं बोली तो नहीं है। नहीं, अगर उन्होंने नहीं बोला तो फिर नहीं। तो उन्होंने परमिशन दिया तो वो आते थे। तो फिर वो मधुबन में राधिका नाचे, वो गाना जो क्लासिकल है, तबला बेस्ड है। फेमस, अखियन संगा की अलग, इसके लिए उनका तबला और दिलीप दुबे जी की ढोलक, फिर क्या देखना। अरे तो ऐसा चार चांद जुगलबंदी जबरदस्त हो जाती थी। जुगलबंदी, और बड़ा मजा आता था। तो इस तरह से मतलब कुछ बातें हुआ करती थी और दौर शुरू हुआ। हाँ, वो दौर भी बड़ा विचित्र दौर रहा होगा ना, क्योंकि जैसे मैंने इसके पहले भी काफ़ी सारे आर्टिस्ट लोगों के इंटरव्यू लिया पॉडकास्ट में, बताया उन्होंने कि भाई एक एक दिन के लिए आते थे और 8-8 15-15 दिन आए। वो तो ऐसे कोई घटनाएं नहीं होती थी वहाँ पे, भाई वो किसी ने धमकाया हो, प्रोग्राम किसी को बहुत पसंद आया तो नहीं अब करना पड़ेगा, यहाँ और करना पड़ेगा, आगे नहीं, नहीं जा ऐसे सकते। तो काफ़ी किस्से हुए कि कई बार, एक बार का किस्सा मैं आपको बताता हूँ कि एक किस्सा ऐसा है। मेरे एक दोस्त है नागपुर शहर में, जिन्होंने 105 घंटे का आकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। जी जी, वाघमारे साहब। वाघमारी जी, सुनील वाघमारी जी, वो आरवी से नागपुर शहर में आए थे। और पहली बार मेरी मुलाकात मतलब सुनील भाई से मेरे एक दोस्त ने करवाई थी, विवेक आगलावे करके। अच्छा, उसने आग लगा दिया आपको भी। और वो आगलावे ने मुझे आके बताया कि यार मेरा एक दोस्त है राजू, बहुत अच्छा गाता है, तेरे से मिलाऊंगा। बोले यार ज़रूर मिला। तो उस दौर में सुनील वाघमारे जी से उसने मुझे मिलाया। और सुनील वाघमारे जी, मुझे अच्छे से याद है कि अमीर होटल और इंडिया सन होटल उस समय में नई नई खुली थी। अच्छा, ये जो हाँ, और वहाँ पे वेटर का काम किया करते थे वाघमारे साहब? हाँ, सुनील वाघमारे जी एज अ वेटर वहाँ पे काम किया करते थे। लेकिन जुनून देखिए उनका कि उनको रफ़ी साहब के गीत गाने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। क्योंकि एक आरवी शहर से यहाँ पे इतने बड़े नागपुर शहर में आना, हाँ, आदमी भी एक छोटा सा हाँ ग्रामीण एरिया ही था वो। तो ग्रामीण एरिया था, वहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं। उन्होंने कादर भाई को सुना और कादर भाई को फॉलो करने के लिए आरवी से यहाँ आ गए। और यहाँ आकर जब मैं उनसे मिला और उनका गाना सुना तो मैं बड़ा ही हो गया कि यार क्या गाते हैं। तो उनसे भी मैंने कुछ सीखा कि यार सुनील भाई, मेरे को भी तुम मार्गदर्शन करो, मैं भी गाता हूँ। तो वो भी मुझे कुछ मेरी जो त्रुटियां थी उसको ठीक किया करते थे कि राजू भाई ऐसा नहीं, संगीत सीखा था आपने? नहीं, संगीत का भी एक बहुत अच्छा किस्सा है जी कि जब नागपुर शहर में मोरोने गुरुजी करके थे जी, तो उनके पास हाफिज भाई जाया करते थे। और उनके साथ अकील अहमद सर, जो कि हमारे नागपुर शहर का एक बहुत बड़ा नाम है जी। वो और हाफिज भाई जाया करते थे। तो हाफिज भाई ने एक बार मुझे कहा कि यार राजू तू भी चला कर। तो मैं गया, तो हाफिज भाई के साथ गया। तो उस समय में मुझे अच्छे से याद है कि हम 3 और 4 लोग ही हुआ करते थे उस मोरोने गुरुजी के सामने। उसमें अकील अहमद सर, मोहम्मद हाफिज साहब, मैं। तो मुझे मोरोने गुरुजी ने पूछा कि मैंने पूछा गुरुजी से कि गुरुजी आपको फीस क्या देनी पड़ेगी। तो बोले बेटा तू करता क्या है सबसे पहले ये बता। बोला गुरुजी मेरी होटल है। क्या बात है? बोले होटल है। बोला हाँ। तो बोले होटल है तो फिर तेरे यहाँ क्या क्या बनता है? बोला कलाकंद ये वो। तो बोले दूध आता होगा? बिल्कुल आता गुरुजी। तो बोले फिर तेरे यहाँ घी निकलता होगा? बोला और गुरुजी घी निकलता। तो बोले तेरी फीस बोले 1 किलो घी 1 किलो घी उस समय सस्ता भी था। तो महीने का बोले 1 किलो घी तू मेरे को लाके देगा और मैं तेरे को पढ़ाऊंगा। तो उस समय में खान साहब परिस्थिति इतनी बेकार थी मेरी कि उस 80 में फादर गुजर गए थे और मदर ने जैसे तैसे उनको बड़ा किया, पाल पोस के। और जब मैंने माँ को आके बोला तो माँ भी बोले नहीं कोई बात नहीं, बोले 1 किलो घी बिल्कुल लेके जा और तेरी इच्छा है तो तू कर। हाँ, कुछ पाने के लिए कुछ खुना तो हाँ। तो मम्मी घी घर में ही बनाया करती थी, 1 किलो घी मुझे दे दिया करती थी। लेकिन मैं ज़्यादा संगीत पढ़ा नहीं। अच्छा, ने बेसिकली तो बेसिक अटेंड किया तो 4 से 5 महीने
5 महीने भी बहुत होते हैं संगीत को, यानी समझ तो गए थे आप संगीत गाना क्या होता हाँ, लेकिन बेसिक थोड़ा बहुत मालूमात रखते हैं। मालूमात हो गया था। तो इस तरह से शुरुआत में बहुत कुछ ऐसे किस्से हैं छोटे छोटे। है जी। और धनवट रंग मंदिर का भी एक किस्सा है कि जब मैं पहली बार जब मैंने गाना गाया जी। धनवट रंग मंदिर में, जो प्यार तूने मुझको दिया था वो प्यार तेरा मैं लौटा लौटा रहा रहा हूँ, ये गाना मुझे हफीज ऑर्केस्ट्रा में प्रैक्टिस कराई गई, लेकिन मैं बराबर नहीं गा रहा था। बराबर यानी एक कविता पढ़ी जैसे, अच्छा, क्योंकि वो शैली आ नहीं रही। जैसे गाना कैसा था जो बताइए, तो गुनगुनाइए। तो जैसा अभी अपन कोई भी गाना है तो जो प्यार तूने मुझको दिया था वो प्यार तेरा मैं लौटा रहा हूँ, इस तरह से, मतलब जैसे एक लाइनें पढ़ते उस स्टेप से कविता जैसे गुनगुनाते। कविता जैसा मैं गा रहा था। गाने को गाने जैसे नहीं, कविता जैसे कर। तो वो दिलीप दुबे ढोलक पर थे, तो वो ढोलक बजाते बजाते एक किक मारा मेरे को पीछे से और मैं धड़ाम से जाके रंग मंदिर में सामने गिरा। साले को तेरे को इतनी प्रैक्टिस करवाया और तू कैसा गा रहा है। चलते प्रोग्राम में क्या? हाँ, चलते प्रोग्राम में। तो ये अगर आज के बच्चों के साथ या आज के जनरेशन के साथ हम करेंगे तो ना जाने क्या हो जाएंगे। अरे अभी तो ये जनरेशन तो मर्डर ही हो जाएगी तो हमने वो दौर में मतलब ये सारी चीजें ये की और इस तरह की चीजें की, इसलिए आज इस मकाम पे पहुंचे। क्योंकि इतनी आज आपका नागपुर शहर क्या और सेंट्रल इंडिया में नाम है आपका राजू व्यास, कोई भी जानता है। नाम तो नहीं, लेकिन बस ये आप सभी का आशीर्वाद है। नाम तो इतना कुछ नहीं है, लेकिन नाम आज भी हमारे सरदार सिंगर का तो बता दिया आपको सब शुरुआत से। सिंगर एंकर कैसे बने आप? एंकर हाँ, ये मुद्दे की बात है, क्योंकि मैंने जब नाम सुना था आपका तो जब मैं नागपुर में आया था तब तो बोले अच्छे एंकर हैं यहाँ पर, तुम क्या एंकरिंग करो, तुम्हारे आवाज में बेस नहीं है, ऐसा नहीं वैसा नहीं, वो बहुत सारी बातें थी। लेकिन आपका भी नाम सुना था, बोले वो भी एंकर हैं राजू व्यास, उनको सुनो। तो मैं बोला हाँ, एंकरिंग में भी ऐसा है कि मैं बहुत अच्छा एंकर तो नहीं हूँ, लेकिन एक टूटा फूटा कर लेता हूँ। मैं जब हफीज ऑर्केस्ट्रा में था और कुछ कारणवश फिर मैं हफीज ऑर्केस्ट्रा से मतलब महेश जी थे ना उस समय, आपके समय? हाँ, डॉक्टर महेश तिवारी जी वो थे एंकर। और रज्जाक भाई को भी बहुत सुना करता था मैं। एम ए रज्जाक साहब म्यूजिकल विनर्स में उन्होंने काफ़ी साल दिए, 40-45 साल से वो म्यूजिकल विनर्स के राजेश खन्ना। हाँ, राजेश खन्ना तो उनको भी मैं सुना करता था। और इच्छाएं तो बहुत थी खान साहब, एंकरिंग भी करूँ, गाने भी गाऊँ। और किशोर कुमार साहब को तो मैं पहले से फॉलो करता था, लेकिन मुकेश जी को जब से गाने लगा तो मैंने कहा कि अब किसी गाने को ज़्यादा हाथ नहीं लगाना, केवल और केवल मुकेश जी को ही फॉलो करना। तो एक एम बना लिया था कि मुकेश जी के गाने गाना है। फिर किसी कारणवश हफीज ऑर्केस्ट्रा से मैं निकला तो 6 महीने मैं घर में बैठा रहा, क्योंकि यही मैं आने वाला था, ये मुद्दे पे आने वाला था तो कि आप पहले एक सिंगर रहे, फिर आप अनाउंसर हुए, फिर अच्छा नाम हुआ, फिर आपने खुद का ग्रुप फाउंड किया। नहीं, वो और आगे का किस्सा। अच्छा, और आगे का किस्सा। जब मैंने हफीज ऑर्केस्ट्रा ड्रॉप किया तो मैं 6 महीने खाली था। अब 6 महीने खाली था तो उस दौर में मुझे बहुत मतलब बुरा लग रहा था कि यार मैं खाली बैठा हूँ। और होटल तो थी ना? होटल थी, लेकिन एक जो गाने की जो कलाकार जो रहता है, एक गायक कलाकार घर में बैठा है, तो वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। कि ऐसा लग रहा था यार क्या कमी रह गई मुझे। तो फिर उस दौर में खुद से छोड़ा था क्या आपने? हाँ, मैं खुद से छोड़ा था। फिर उस दौर में ऐसा हुआ कि मेरे एक मित्र है चमन पांडे। अच्छा, चमन पांडे अभी वो नहीं रहे इस दुनिया में। अच्छा, स्वर्गीय चमन पांडे जी। वो उस दौर में बाल सुब्रमण्यम बहुत अच्छा गाते थे, मोहम्मद अजीज साहब, शब्बीर कुमार साहब। हाँ, वो वर्सेटाइल सिंगर थे। वो वर्सेटाइल, और जो गाने गाते थे ऐसा लगता था वही गा रहा है, प्लेबैक सिंगर। बिल्कुल अच्छी। और उनकी एक खास बात थी खान साहब की, वो देख कर कभी नहीं गाते थे। सारे मेमोरीज उनकी इतनी पावरफुल थी, उनको सारे गाने याद रहते। और वो पहले योगेश ठक्कर में थे। अच्छा। फिर उन्होंने उसके बाद चमन पांडे जी ने सनबीट ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन किया था, सागर जरेल। और सागर जरेल जो है ये मेरा क्लासमेट है। अच्छा, वो भी कहीं पहले कोई दूसरे ऑर्केस्ट्रा में बजाते थे मेरे ख्याल से? नहीं, वो बजाते तो थे ऑर्केस्ट्रा में, वो बीजीस में बजाते थे। अच्छा, बीजीस में बजाते। बीजीस जब ग्रुप खुला था। हाँ जी। बाकी वो ढोलक प्लेयर, तबला प्लेयर थे, तो कभी हफीज ऑर्केस्ट्रा में बजाते थे। और ज़्यादातर उस दौर में रिकॉर्डिंग ज़्यादा करते थे। खुद का ग्रुप बना लिया।
फिर उन्होंने खुद का ग्रुप बनाया। अब खुद का ग्रुप बनाया तो उसमें चमन पांडे थे, तो चमन पांडे एक दिन मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा कि यार राजू तेरी ज़रूरत है हमको, तू हमारे साथ आ जा सनबीट ऑर्केस्ट्रा में। तो मैंने उनसे एक शर्त रखी कि चमन भाई मैं एक शर्त पे आपके साथ मतलब आऊँगा, मैं एक तो सामान नहीं उठाऊंगा, मैं सामान उठा के थक गया हूँ। मुझे कैसा है कि गाने का ज़्यादा ये है और मुझे मतलब गाना सीखना है। पहले तो वहाँ ग्रुप, हर ग्रुप का ही था ना, नया कोई बंदा आया तो सामान उठाओ, सामान चढ़ाओ, गाड़ी में रखो, यहाँ रखो, वहाँ रखो, ये इनके लिए चाय लाओ, उनके लिए वो लाओ। हाँ, वो तो करना गाने ही मिला पड़ता तो मिला, नहीं और मिला ये तो नहीं सारी मिला। चीजें मैंने किया हमने किए, इसलिए तो मैं हाँ, याद कर रहा हूँ चीज़ों को। और वाकई में आपने की, मैंने की, ऐसे कई कलाकार हैं जिन्होंने ये सारी मेहनत की, तब जाके अपने को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म और नाम मिला है नागपुर शहर में। जी जी। अब मैं सागर के यहाँ जब गया सनबीट में, उसका जागनाथ बुधवारी में ऑफिस था, तबले की दुकान भी थी सागर की, और मुझे सबसे बड़ी खुशी ये हुई कि यार सागर मेरा क्लासमेट है। अच्छा, और बाद में पता चला हम दोनों हिंदू ज्ञानपीठ कॉन्वेंट में पढ़ते थे जी। और ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि यार सागर ने ग्रुप खोला है, तो मुझे बहुत मतलब अच्छा लगा, प्राउड हुआ। तो सागर को मैंने बोला यार सागर ऐसी ऐसी बात है, और मेरे को बोला यार गाना तेरे को सिखाना पड़ेगा। तो इस फील्ड में हाफिज भाई के बाद अगर सबसे ज़्यादा श्रेय किसी को जाता है तो सागर जरे, गायकी तैयार करने के लिए। हाँ, हाफिज भाई ने तो खैर मुझे ग्रुप में रखा, लेकिन जो गाना जो सिखाया उसमें मेन हाथ है सागर जरेल। अच्छा अच्छा अच्छा। सागर जरेल ऑफिस में एक ढोलक लेकर बैठता था और मेरे को गवाता था, और तब मुझे मुकेश जी को उन्होंने थोड़ा सा अलग कर दिया और नए गाने की तरफ लेके गए। उस दौर के जो नए गाने थे, जैसे अमिताभ बच्चन का एक गाना बहुत चल रहा था, चली चली फिर हवा चली, ये गाने की प्रैक्टिस करवाया। फिर वो मुकेश जी का सिंगर अगर भीगे होठ तेरे गाएगा तो कैसा गाएगा। अच्छा, तो भीगे होठ तेरे ऐसे टाइप के गाने सागर जरेल ने मेरे से गवाए। अच्छा अच्छा। और राजू ठाकुर पैड प्लेयर हुआ करते थे उस समय में, तो राजू ठाकुर भी हंस रहा था कि यार मुकेश के आवाज में बोले भीगे होठ तेरे गाना हो रहा है। लेकिन सागर ने मतलब जो ये किया वो एक अलग प्लेटफॉर्म दिया। और जैसे कि आपने कहा मेरे को कि आप एंकर कैसे बने, तो मैं अब उस मुद्दे पे आ रहा हूँ कि एक हॉल शो सागर जरेल ने डाला था अपना कामगार कल्याण सभागृह में। अच्छा, सकरदरा। तो वहाँ पे उसने मुझे कहा कि राजू बोले अपने यहाँ बोले राम गोरे आ रहे हैं बोले एंकरिंग के लिए, और तू भी बोले 2 गाने तू भी करना, तू भी बोले अच्छा कर लेता है मुझे मालूम है। और शादी में सबसे पहले चमन पांडे मुझे एक दो गाने एंकरिंग करने लगा देते। तो वो सागर ने सुना तो उसको लगा कि नहीं ये कर पाएगा, तो डायरेक्ट हॉल शो में उसने बोला कि राम भाई तो है, अब मैं भी अपना बिंदास कि राम भाई है, और राम भाई बोलो तो आपको मालूम है राम भाई है, बादशाह थे वो। राम भाई बोलो तो जॉनी लीवर जैसे जी, कई दिग्गज कलाकार उनको अपना, अरे वो गुरु थे, बॉस थे वो, उनके जैसा तो हो भी नहीं सकता कोई। और नागपुर शहर के सारे जैसे आप जैसे कॉमेडियन है, ऐसे जितने भी मतलब मिमिक्री आर्टिस्ट है वो राम भाई को बहुत मानते जी जी जी, बहुत इज्जत है उनको। अब वो किस्सा ऐसा हुआ कि मेरे को बोले राम भाई थोड़ा लेट आ रहे हैं, बोले राजू तू प्रोग्राम की शुरुआत कर, और पर्दे के पीछे से अपन पहले एंकरिंग किया। हाँ, पहले पर्दा अब पर्दा बंद था तब तक तो मुझे कुछ नहीं लगा, मैं 2-3 लाइनें अपनी बोल दी, और जैसा पर्दा खुला और मैं स्टेज पे आया तो मेरा हाथ कांप रहा। मैंने जैसे तैसे वो टूटा फूटा एंकरिंग किया, और फिर इतने 20 गानों की लिस्ट मेरे को थमा दिया कि ये गाने तेरे को करना है। राम जी नहीं आएंगे, वही किस्सा था ना कि राम भाई तो आएंगे आने वाले ही नहीं, लेकिन मुझे बोला गया कि आएंगे और आएंगे करके मैंने पूरा वो प्रोग्राम कर दी 20-22 गाने का जब किया। तो कहने का मतलब ये है कि सागर जरेल ने इतनी बड़ी रिस्क लेके, नहीं, लेकिन एक चीज अच्छी हुई ना भैया आपके साथ कि राम भैया नहीं आए तो आपको पूरा मौका मिला, और वहाँ से नहीं राम भैया तो आने वाले ही नहीं थे। अच्छा, उसने तो जबरदस्ती राम भैया है करके अच्छा, एक मेरी हिम्मत दिलाई, हिम्मत एक बार इसको माइक पकड़ लिया इसने, हाँ, तो फिर क्या देखना है, कर ले तो ऐसा करके मतलब एंकरिंग मेरे को सागर जरेल और चमन पांडे इन्होंने मेरे को स्टेज पे करवाई। तो ये इस तरह से मैं पहली बार मतलब एंकरिंग एज ए एंकरिंग मैंने किया, और उसके बाद थोड़ी सी हिम्मत हो गई कि नहीं मैं कुछ कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत बोल लूँगा। तो इस टाइप से मेरी शुरुआत। अच्छा, सिंगर से एंकर से ऑर्गेनाइजर, फिर आपका खुद का ग्रुप फाउंड किया आपने सन? बाद में ये
96 में मैंने सनबीट ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन किया था और 88 में हफीज ऑर्केस्ट्रा। अच्छा 96-97 में सनबीट ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन किया। फिर 2004 या 3 की बात है, मैंने पार्टनरशिप में ग्रुप की शुरुआत की। तब हमारा ग्रुप था सारेगामापा। अच्छा पा था पहले पा था, सारेगामा। और उसमें हम 3 पार्टनर थे, जी सुनील वाघमारे जी, मैं और हमारे एक बड़े शर्मा। भाई है योगेश शर्मा। योगेश शर्मा। तो शर्मा जी ने पा लेके चले गए। शर्मा जी पा लेके चले गए। और कहते हैं ना कि पार्टनर्शिप ज्यादा दिन लंबे रेस लंबी उम्र नहीं रहती, पार्टनरशिप की उम्र नहीं रहती। तो शर्मा जी और मैं, सुनील भाई, हम तीनों प्यार मोहब्बत से अलग हो गए। फिर सुनील जी पा को ने लेके चले गए। सुनील जी ने अपना ग्रुप बना लिया, सुनील जी योगेश शर्मा जी ने पा लेके चले गए, आप सारेगामा। मैं फिर सारेगामा का रजिस्ट्रेशन मुंबई जाके करवा के आया। और उस दौर में मेरे साथ में लेके गया था सुनील बोमले और विजय चिवंडे। अच्छा विजय चिवंडे वो भी एक स्वर्गीय बहुत अच्छे सिंगर थे, बहुत अच्छे सिंगर और बहुत खूबसूरत, बहुत हैंडसम दिखने वाली एक स्मार्ट गाय, बहुत स्मार्ट। कोरोना में डेथ हम लोगों से वो जुदा हो गए। और विजय चिवंडे ने भी मेरे साथ काफी शो किया। आपके ग्रुप से शुरुआत फाउंडर ही था समझ लो आप। काफी शो किया। बोमले जो तो है वो तो हाँ, बोमले भी मेरे यहाँ लाइटिंग लगाता था और मुझे अच्छे से याद है कि मैं 250 रुपये उसको लाइटिंग दे देता था। और आज बोमले के पास करोड़ों का सामान है। तो ये एक उसकी मेहनत है। तो इस तरह से वैसे तो काफी नाम है लेने के लिए, काफी लोगों के साथ मैंने काम किया। और समय भी तो चाहिए ना हमको, क्योंकि भाई देखिए अगर आज एक एपिसोड में मैं आपसे सारी जानकारी ले लूंगा तो दोबारा आने का तो मौका होना चाहिए मेरे पास। किश्तों में मैं आपसे किस्से सुनने वाला हूँ, किश्तों में अलग अलग। अभी तो ये आपने आपकी जानकारी बताई, अभी तो किस्सों की बारी रहेगी आज, क्योंकि अपने शो का नाम ही है कुछ किस्से अनसुने। तो अनसुने किस्से जो है एक दो सुनाए आपने, आगे भी और बहुत सारे सुनेंगे। वक्त भी काफ़ी होता चला है। बहुत अच्छी बातचीत आपसे करने में मज़ा आया और अच्छी जानकारी आपने दी अपने जीवन के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, सबके बारे में आपने नाम लिया, सब कुछ श्रेय दिया। खुद को आपने श्रेय नहीं दिया लेकिन सब कुछ श्रेय दिया, वो बहुत अच्छी बात मुझे लगी। इसलिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और नागपुर कर तो देखते ही हैं, मेरे इस वीडियो को आपको बता दूँ कि बहुत बड़ा जो है मेरा फैंस फॉलोइंग है। इंडिया में भी देखते हैं, इंडिया के बाहर भी देखते हैं और अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। आप लोगों की दुआ है, ऐसे ही कलाकार साथ देते रहेंगे, ऐसी किस्से कहानियाँ मैं लाते रहूँगा और आप लोगों को और दोबारा तकलीफ देते रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू खान साहब, आपका तहे दिल से शुक्रिया था, धन्यवाद। नागपुर के जितने भी कलाकार इस इंटरव्यू के सुन रहे हैं, कुछ भी अगर भूल चूक हुई होंगी तो मुझे क्षमा करना। और काफ़ी बहुत सारे किस्से हैं, अगली बार और मिलेंगे। मेहमान जो हमारा होता है वह जान से प्यारा होता है। बिल्कुल, क्या बात है, थैंक यू। थैंक यू।